देखिए, ये हम स्नातक द्वितीय वर्ष के रंग रसायन जो द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक है, उसमें धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित एकांकी नीली झील जिसका अध्ययन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस पर गौर करेंगे। यहाँ से जो भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति है, उनके संवाद प्रारंभ होते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, ये चट्टानें हमें बल देती हैं। दूसरा व्यक्ति, ये वृक्ष हमें छाया देते हैं। देखिए प्रकृति का कितना खूबसूरत वर्णन प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। पहला व्यक्ति, यह झील हमें जीवन देती है। दूसरा व्यक्ति, यह झील के किनारे चट्टानों के बीच फूलों की तरह खिलते हैं। पहला व्यक्ति, हम धूप और वर्षा, रेत और तूफान झेलकर फूलों की तरह मुरझा जाते हैं। दूसरा व्यक्ति, फिर माँ धरती अपनी बाहें खोलकर हमें सुला देती है। पहला व्यक्ति, और हमारी हड्डियाँ भी जमकर चट्टान बन जाती हैं। तांत्रिक पुनः आगे आता है। देखिए पहला दूसरे व्यक्ति का संवाद लगातार चल रहा है, लेकिन इसी मध्य में किसका प्रवेश होता है? एक तांत्रिक का, जो प्रारंभ में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 4 पात्र लिए गए हैं। पहला पात्र नीली झील का तांत्रिक। तो तांत्रिक यहाँ पर प्रवेश करता है। तांत्रिक, मुझ में चट्टानों से लड़ने की ताकत नहीं रही। मेरी इन धुंधली आँखों ने 63 चंद्रग्रहण देखे। मेरी इन मुट्ठियों ने 125 फसलें काटी। अब मैं चट्टानों से नहीं लड़ सकता। अब मैं तांत्रिक हूँ। ये फसलों की देखभाल करते हैं। पहला व्यक्ति, और तांत्रिक हमारी आत्मा की देखभाल करता है। दूसरा व्यक्ति, जैसे चरवाहे भेड़ों की गिनती रखते हैं, वैसे तांत्रिक हमारी आत्मा की गिनती रखता है। तांत्रिक, जब ये झील के किनारे चलते हैं, इनकी परछाई झील में लहराती है। जिस दिन इनमें से कोई अपनी आत्मा कहीं खो आता है, उस दिन झील क्रुद्ध हो जाती है। उस दिन से मैं इनसे पूछता हूँ, तुम्हारी आत्मा कहाँ गई? और उस दिन जो निरुत्तर हो जाता है, उसे इन अंधी घाटियों से अपनी आत्मा खोजने अकेले जाना पड़ता है। पहला व्यक्ति, मायूसी और भय से, उनमें से कोई आज तक लौट कर नहीं आया। वो दोनों जो भी पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें उनका जो मूल्यांकन है वो इस स्तर तक पहुंचा है कि वो कहते हैं कि इस नीली झील में जो भी खो जाता है, जो भी डूब जाता है, वो वापस से लौटकर नहीं आता है। इसी बीच में बाईं ओर से पहाड़ों में से एक बिल्कुल आधुनिक ढंग की पोशाक पहने व्यक्ति हाथ में एक सुंदर थैला लिए धीरे धीरे स्टेज के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। ठिठकता हुआ सा उसे देखते ही दूसरा व्यक्ति सामकर बूढ़े तांत्रिक का कंधा छूकर संकेत से आगंतुक को आगे दिखाता है। जिस एकांकी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई एकांकी है और इसका नाम है नीली झील। सबसे पहले तो हम जो लेखक हैं हमारे धर्मवीर भारती जी, उनके बारे में कुछ अध्ययन कर लें, उनके बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लें। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ और वो एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और नाटक में विशेष प्रसिद्धि उन्होंने पाई है। और हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक जो पत्रिका धर्मयुग रही है, उसके संपादक में रहे हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उनमें गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग इत्यादि शामिल हैं। तो आज हम धर्मवीर भारती की नीली झील एकांकी का अध्ययन करेंगे। धर्मवीर भारती की नीली झील जो एकांकी है, आप सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक को निकाल लें, पुस्तक में इसे खोल लें, नीली झील जो एकांकी है उसे, और इसका मैं अध्ययन करवाने के जा रही हूँ आपको। इसका एक PDF भी मैं आप लोगों को अभी भेज दूँगी। जिनके पास में पुस्तक नहीं है, पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए मैं ये जो इसके पत्र हैं वो भेज दूँगी, ताकि उसे देखकर, उसे पढ़कर अध्ययन किया जा सकता है। तो हम आते धर्मवीर भारती की नीली झील एकांकी पर। इसमें 4 पात्रों का उल्लेख किया है इन्होंने। पहला नीली झील का तांत्रिक है, नीली झील की प्रसिद्ध संतान दूसरा पात्र है, तीसरा पात्र है नीली झील की दूसरी संतान और चौथा पात्र है नीली झील की आत्महीन संतान। इन 4 पात्रों को लेकर पूरा एकांकी गठित किया गया है और इसका जो घटना काल है वो ईसा जन्म के 1950 वर्ष बाद का लिया गया है। तो एकांकी की मैं शुरुआत करती हूँ। अजीब से बेडोल शक्ल वाले काले कुबड़ पर्वत शिखर
जिनको बीच बीच में से टेढ़े मेढ़े रहस्यमय सांपों जैसे दरे चीरते हुए अंधेरे में खो जाते हैं। चट्टानें जहाँ खत्म होती है वहाँ से झील तक भूरी सुनहरी सूखी घास वाले मैदान की एक चंद्राकार पट्टी है। उसके बाद शांत नीली झील है, ज्यामिति के अष्टकोण के आकार की। किनारे पर बिल्कुल अपरिचित ढंग का पेड़ है जिसमें झील के आधार पर और रंग रूप के बड़े बड़े लंबे पत्ते, पेड़ों की कई जड़ें फूटी हैं। जिस झील का वर्णन धर्मवीर भारती जी कर रहे हैं, नीली झील, आप सभी को पता होगा कि नीली झील इसको क्यों कहा गया है। क्योंकि पानी जो है, पानी नीले रंग का नहीं होता, लेकिन आसमान की जब छाया उस पानी पर गिरती है तो उसका रंग नीला नीला सा दिखाई देता है। इसको बहुत खूबसूरत सी उपमा दी गई है धर्मवीर भारती ने कि इसको कहा गया है ज्यामिति के अष्टकोण के आकार की। कितनी खूबसूरत उपमा से इसको सराहा गया है। और अगली पंक्तियों पर आते हैं। पहाड़ों पर हल्का आलोक छाया है। आलोक मतलब प्रकाश, जिसमें कोहरे की एक हल्की चादर किसी विशाल गरुड़ के पंखों की तरह छाई है। सारा दृश्य इंद्रजाल मालूम होता है। न पहाड़ असली, न पेड़, न कोहरा, न झील। देखो, न पहाड़ असली, न पेड़, न कोहरा, न झील, न बांसुरी का वह संगीत ही श्लोक का मालूम है जो जादू के इस नकली रहस्यमय पहाड़ों में रह रहकर गूंज उठता है। बांसुरी की तेज होती हुई आवाज़ के साथ कोनों की एक बड़ी चट्टान को हाथ से हटाते हुए एक बूढ़ा प्रवेश करता है। झील के नीले रंग की पोशाक, माथे पर रक्त चंदन, बाल भुओं तक हिमश्वेत है। पीठ दोहरी हो गई है, गर्दन कांपती है। स्टेज पर आकर झील के किनारे वह रुक जाता है, झुककर झील में अपनी छाया देखता है और फिर दर्शकों की ओर देखता हुआ कहता है। किस तरह से वर्णन किया गया है कि झील के पास में एक वृद्ध व्यक्ति आया है जिसकी कमर झुक गई है। उसके माथे पर जो है, भुओं पर और माथे पर झुर्रियों के निशान आ गए हैं। लेकिन न जाने क्यों वो उस झील में झुककर अपनी छाया देखता है। क्यों देखता है? यहाँ दर्शक क्या जानना चाहते हैं? इस माध्यम से धर्मवीर भारती क्या समझाना चाहते हैं? लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे चलते हैं। नीली झील। मैं झील का बूढ़ा तांत्रिक हूँ। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने न कभी झील को सूखते हुए देखा और न विक्षुब्ध होते हुए देखा। इन काली, सूखी, नंगी और क्रूर चट्टानों के बीच में यह झील हमें रस का संचार करती है, हमें हवन देती है। हम और हमारी जाति लाखों वर्षों से इन्हीं चट्टानों के बीच इस झील के किनारे रहते आए हैं। स्टेज पर एक व्यक्ति बांसुरी लिए हुए और दूसरी ओर से दूसरा व्यक्ति, इस तरह से दोनों आते हैं। और दूसरे व्यक्ति के हाथ में एक हंसिया है और दूसरे के हाथ में धान के फूल लिया आता है। यह हमारी जाति के लोग जो चट्टानों की छाती फोड़कर जिंदगी उगाते हैं और बांस की टहनियों को गुदगुदाकर संगीत बिखेरते हैं।